अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर हमेशा मेंटल हेल्थ के ऊपर बेशुमार दफ़ा हमने बात की है और साथ साथ हम रिलेशनशिप कोचिंग और काउंसलिंग के मौजू पर भी मियाँ बीवी के मसाइल के हवाले से बेशुमार वीडियोस पर बात कर चुके हैं। साथ साथ आपको मेरे चैनल पे पेरेंटिंग के ऊपर भी गुफ्तगू मिलेगी ऑन एंड ऑफ। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के इन हवाले से उसके इलाज के लिए थेरेपी के साथ साथ दवाओं की भी कितनी ज़रूरत है और क्या चीज़ हमें पहले देखनी है, यानी हमें पहले दवाओं की तरफ जाना है या पहले हमें थेरेपी की तरफ जाना है, और इलाज करते वक्त हमें किन किन एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखना है ताकि हम पेशेंट को उस डिप्रेशन से, उस एंजाइटी से, उस मेंटल हेल्थ के इशू से बआसानी बाहर ला सकें। इंसानी जो वजूद है वो 4 एस्पेक्ट्स पर मबनी है। सबसे पहला है आपका फिजिकल एस्पेक्ट, जिसमें आपकी डाइट आ जाती है, आपका वाटर इनटेक है, आपकी नींद है, आपका ब्लड लेवल्स हैं, थायराइड, हेमोग्लोबिन, विटामिन डी, B12, ये तमाम आपके किस लेवल पर हैं, यानी आप अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो आपकी जिस्मानी सेहत कैसी है। दूसरी चीज आ जाती है आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, या इसको आप कह लीजिए कि इमोशनल हेल्थ, यानी आपका पास्ट कैसा था, बचपन में आपके माँ बाप ने आपके साथ किस तरह बिहेव किया, आपके दिमाग पर आपके बचपन ने क्या असरात मुरतब किए हैं। तीसरी चीज आ जाती है आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, यानी आपका अपने पैदा करने वाले के साथ, अगर आप मुसलमान हैं तो आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कैसा ताल्लुक है, आप उसके साथ गुफ्तगू करते हैं नहीं करते, आपका अपने बनाने वाले के साथ किस किस्म का कनेक्शन बंधा हुआ है। जो चौथी चीज है वो है आपका इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। अब इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में आ जाता है कि आप जिस जगह पर काम करते हैं, आपका जो अपने घर वाले हैं वो कैसे हैं, उनका आपके घर का माहौल कैसा है, और आपके आसपास के काम करने वालों का या रहने वालों का आपके साथ बिहेवियर कैसा है। ये तमाम चीजें मेंटल हेल्थ के इलाज के वक्त देखी जाती हैं। अब होता यह है कि पहले तो लोग बहुत घबराते हैं डॉक्टर के पास जाते हुए, लेकिन फिर वो आसानी का रास्ता तलाश करने के चक्कर में साइकियाट्रिस्ट के पास पहले चले जाते हैं, जहां पर हम होता यह है कि विदाउट एनालिसिस के उस इंसान को डिप्रेशन या एंजाइटी का जो रीजन है इसके पीछे, वो रीजन क्या है। आया उसके माहौल में कोई मसला है, उसके जिस्म में कोई बीमारी है, उसके कोई इमोशनल इम्पैक्ट्स हैं, या वो रूहानी तौर पर एक खला का शिकार है। इन तमाम एस्पेक्ट्स को नजरअंदाज करते हुए अक्सर साइकियाट्रिस्ट पहले ही मौके पर दवा शुरू करा देते हैं। अब दवा का असर ये होता है कि दवा से वो जो आपको इमीडिएटली जो डिप्रेशन या एंजाइटी आपको अपनी बॉडी में और अपने जहन में महसूस हो रही है, उसको फौरन से सबसाइड तो कर देती है, लेकिन उस डिप्रेशन या एंजाइटी के पीछे जो वजूहात हैं, उन वजूहात पर जब हम काम नहीं करते तो कुछ ही अरसे के बाद वो दवाएं भी काम करना कम कर देती हैं और बाज़ औक़ात बिल्कुल बंद कर देती हैं। क्यों? क्योंकि हमने वजूहात को नज़रअंदाज किया। जब तक आप रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे, डिप्रेशन या एंजाइटी का इलाज नामुमकिन हो जाएगा। आज हम इसको मिसाल के जरिए समझेंगे। अब मिसाल के जरिए समझते हुए हम इसको देखेंगे। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने इसके ऊपर परेशान नहीं होना है। वीडियो को देखें ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि आपके लिए इन चारों एस्पेक्ट्स को समझना कितना जरूरी है अपने इलाज के लिए, ताकि आप समझ सकें कि आपको पहले साइकोलॉजिस्ट के पास या थेरेपिस्ट के पास क्यों जाना है और दवाओं की तरफ बाद में क्यों जाना है। वो भी उस वक्त जब साइकोलॉजिस्ट तजवीज करे कि आपको दवाओं की भी जरूरत है, वो आपको खुद रेकमेंड करेगा किसी साइकियाट्रिस्ट की तरफ। तो हम इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। एक लड़की है, चले हम उसको मिसाल के हम उसका नाम ए रख देते हैं, फर्जी तौर पर हम उसको ए समझ लेते हैं। अब वो जो ए है वो गुज़श्ता 10 बरसों से एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहां पर जिसको हम टॉक्सिक कह सकते हैं, जहां पर उसके साथ इमोशनल अब्यूज भी है, फिजिकल अब्यूज भी है। अब इस
دن رات کے ابیوسو بیہیویئر نے اس لڑکی کو، اس اے کو ڈپریشن کا یا انگزائٹی کا مریض بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پینک اٹیکس بھی آ رہے ہیں، وہ رو رہی ہے، اس کا کھانا پینا بند ہو چکا ہے۔ اب کیا یہ جاتا ہے کہ اس کو جیسے تیسے کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ اس کو دوا لکھ دیتا ہے۔ اب دوا کی وجہ سے اس کا جو امپیکٹ ہے، جو ڈپریشن اور انگزائٹی کا، وہ کم تو ہو گیا ہے، لیکن چونکہ اس کے ماحول میں اسٹل ابھی مسئلہ ہے، اس کے ماحول میں اس کے ساتھ جو بدسلوکی ہو رہی ہے، اگر ہم جب تک اس پر کام نہیں کریں گے یا اس کو کپل کاؤنسلنگ کی طرف لے کر نہیں جائیں گے، اس کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ دن دوا کھلانے سے ڈپریشن یا انگزائٹی کچھ وقت کے لیے دور تو ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے وہ پرابلم سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں تو جانا ہے ایسے حل کی طرف جو کہ دائمی حل ہو، جو کہ پرماننٹ ہو۔ تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو ایک ریلیشن شپ کوچ کی طرف لے کے جائیں گے۔ ریلیشن شپ کوچ اس کو بتائے گا کہ تم اس ماحول کو کیسے ڈیل کر سکتی ہو، اس کو وہ کوپنگ میکینزم سکھائے جائیں گے، اس کے ہسبینڈ کی کپل کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے، اور اگر ہسبینڈ راضی نہ ہو تو ایٹ لیسٹ اس اے کو، اس لڑکی کو یہ سکھایا جا سکتا ہے کہ تم نے اس ٹاکسک ریلیشن شپ کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اس لڑکی کو ہیلپ کی جا سکے گی۔ دوسری ہم مثال لیتے ہیں، اس کو ہم بی کہہ دیتے ہیں۔ اب بی کون ہے؟ ایک لڑکا ہے جو کہ گزشتہ 6 ماہ سے ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار ہے۔ اس کے دوست اور گھر والے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ اسے بتاتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا نا تو تمہیں، ایسے ایمان والے کو تو کبھی بھی ڈپریشن یا انگزائٹی نہیں ہوگا۔ اب وہ جو بی ہے وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ یار میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، پھر مجھے کیوں ڈپریشن یا انگزائٹی ہو رہا ہے؟ جبکہ میرے دوست کہتے ہیں، میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کو جو روزے رکھتا ہو، جو نماز پڑھتا ہو، جو اللہ پہ یقین رکھتا ہو، اس کو تو ڈپریشن اور انگزائٹی چھو کے نہیں گزرتا۔ اب یہ وہ ایسپیکٹ ہے جو کہ اکثر جس چیز کو تانا بنا کر یا طنز بنا کر لوگ ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں، یا لوگ ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ چونکہ اس انسان کو ڈپریشن انگزائٹی ہے تو ہو نہ ہو اس کا ایمان اللہ پہ مضبوط نہیں ہے، یا شاید یہ نماز نہیں پڑھتا۔ نہیں جی، آپ کی اطلاع کے لیے میں بتاؤں کہ ایسے لوگوں کو بھی ڈپریشن یا انگزائٹی ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں گے کہ اس بی کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے باقی کے اسپیکٹس کو بھی چیک کیا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ اس بی کا جب ہم نے بلڈ ٹیسٹ کرایا تو پتا چلا کہ اس کا تو تھائرائیڈ جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا، اور مزید چیک کرانے میں پتا چلا کہ اس کا تو وائٹامن ڈی کا لیول بھی کم ہے، اس کا تو ہیموگلوبن بھی کم ہے۔ اب چونکہ اس کا جسم بیمار تھا تو جسم کی بیماری نے اس کو مینٹلی طور پر ڈسٹرب کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہی مثال میں کیا تھا؟ اس کا ماحول خراب تھا، تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ ہم نے اس کو ریلیشن شپ کاؤنسلنگ اور کوچنگ کی طرف راغب کیا، اور وہاں سے ہم نے اس کا مسئلہ حل کیا۔ بی کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کا چند ٹیسٹ کرائے، اس کا فزیکل ایسپیکٹ چیک کیا، تو وہاں پر خرابی تھی، ہم نے اس خرابی کو دور کریں گے، اس طرح سے اس کو ڈپریشن اور انگزائٹی سے ہم بآسانی باہر نکال سکیں گے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں، اس لڑکی کو ہم چلے لیٹ سپوز ایکس کہہ دیتے ہیں۔ اب وہ جو ایکس ہے وہ، اس کا کریئر بھی بہت اچھا ہے، بڑی اچھی کمپنی میں جاب کرتی ہے، کیئرنگ شوہر ہے، پیارے پیارے 2 بچے ہیں، اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، کوئی سسرالی جو ہے وہ پھڈے نہیں ہیں، کوئی ٹانگ نہیں اڑاتا، اپنی مرضی کی زندگی جیتی ہے، ٹریولنگ بھی کرتی ہے شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یعنی آپ اس کو ادر ورڈز میں کہیں تو اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ڈپریشن یا انگزائٹی ہے۔ کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ ایسی وہ جو ایکس ہے اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ اس کا جو روحانی ایسپیکٹ ہے وہ خالی ہے، یعنی اس کا اللہ تعالی کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتی ہو، لیکن شاید اس کا بلیف سسٹم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا اسٹرانگ نہ ہو۔ دیکھیں، آپ کا جو ریلیجن ہوتا ہے نا، وہ آپ کی روزمرہ زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کی روزمرہ زندگی میں اور آپ کے معاملات میں نظر نہیں آتا
तो इसका मतलब साफ बनता है कि आप रूहानी तौर पर कमजोर हैं। और जब आप रूहानी तौर पर कमजोर होते हैं तो आपके अंदर एक प्यास रहती है, एक तड़प रहती है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कुछ नहीं है, कुछ खालीपन है, कुछ है जिसकी हमें तलाश है। अब पूछो कि आपको किसकी तलाश है, तो समझ नहीं आता कि किस चीज की तलाश है। अल्लाह ने सब कुछ तो दिया हुआ है, लेकिन फिर भी किसी चीज की तलाश है। तो वो किसकी तलाश है भला? वो अपने पैदा करने वाले के साथ कनेक्शन की तलाश है। जब आप उसके साथ अपना कनेक्शन बना लेते हैं तो आपकी जो रूहानी प्यास है वो पूरी होती है। जब वो पूरी होती है तो आपके अंदर का डिप्रेशन और एंजाइटी बड़ी आसानी से दूर हो जाता है। एक और मिसाल को समझते हैं जिसको हम वाई कह देते हैं। अब ये जो वाई है ये बड़ी अच्छी जगह पे नौकरी भी करता है, मोहब्बत करने वाला खानदान, मतलब प्यार करने वाला खानदान है, अच्छे पैसे कमाता है, उसके दोस्त अहबाब में उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, उसकी बीवी भी उसकी रिस्पेक्ट करती है, उससे मोहब्बत करती है, उसके प्यारे प्यारे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो परेशान करने वाले ख्यालात और डिप्रेशन का शिकार है। क्यों? अब यहाँ पर कौन सा एस्पेक्ट काम कर रहा है? यहाँ पर अ, उसका जो नफ्सियाती एस्पेक्ट है, उसके बचपन में कुछ ऐसे हालात, वाक़यात और मामलात हुए हैं जिन्होंने उसको नफ्सियाती तौर पर डिस्टर्ब कर दिया है। जब वो छोटा था तो उसके माँ बाप ने उसके साथ कुछ इस तरह की टॉन्टिंग की, कुछ ऐसी लेबलिंग की, या उसने अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा और यहीं से उसके अंदर नफ्सियाती खराबी पैदा हो गई। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसने करियर तो बना लिया, उसने पैसा तो बना लिया, लेकिन वो अपने पास्ट से पीछा नहीं छुड़ा सका। और पास्ट ने उसको इस कदर ओवरवेल्म्ड कर दिया कि उसको ये समझ ही नहीं आया कि वो अपने पास्ट की वजह से हर वक्त खुद को कोसता रहता है, खुद से नफरत करता है। उसको उसने ये सीखा ही नहीं कि खुद से मोहब्बत करना किसे कहते हैं। आप दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि जब बचपन में उससे मोहब्बत नहीं की गई तो वो खुद से प्यार करना नहीं सीख सका। तो ये वो 4 एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने आपसे बात की है। एक है हमारा फिजिकल एस्पेक्ट, दूसरा है हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, तीसरा है हमारा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, और चौथा है हमारा रूहानी एस्पेक्ट यानी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। अब जब आप इन चारों एस्पेक्ट से अपनी एनवायरनमेंट के ऊपर काम करते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, नींद पूरी लेते हैं, एक बाय द वे नींद ना पूरी होना भी आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करता है। जब आप नींद पूरी लेंगे, डाइट का ख्याल रखेंगे, पानी का इंटेक अच्छा करेंगे, अपने इन्वायरमेंट में जो लोग हैं उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करेंगे, अल्लाह ताला से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने जो नफ्सियाती उलझने हैं उसको किसी साइकोथेरेपिस्ट के साथ बैठकर उन उलझनों का रिजॉल्व करेंगे, उस पास्ट के इश्यूज से बाहर आएंगे, उस ट्रॉमा से बाहर आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए अपने डिप्रेशन और एंजाइटी पर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखिए जो मैं अपनी वीडियोस में अक्सर कहती हूँ कि कभी भी सिर्फ दवाएं आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं करती। दवाओं के साथ साथ आपने एक्सरसाइज भी करनी है, और साथ साथ आपने जो तीसरा और इम्पोर्टेंट काम करना है वो ये है कि आपने अपनी थेरेपी का आगाज करना है। जिंदगी में आपको एक ना एक दफा जरूर थेरेपी लेनी है, क्योंकि जो लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं वो अपने पास्ट ट्रॉमा से और अपनी जिंदगी को बहुत जल्दी हील कर लेते हैं। इस तरह उनको उस चीज से बाहर आने में बहुत आसानी होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत सी अच्छी नॉलेज मिली होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।